A very good morning to all the students, to all the 12th grades. Let's start new chapter of the Flamingo, and the third chapter of the textbook is Deep Waters by William Douglas. ठीक है। अब इस स्टोरी में क्या है उसे पढ़ने से पहले, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम पहले एक कॉमिक वे में, एक समराइज वे में इस पिक्चर के थ्रू, इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे कि व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट। और हमें जब एक आइडिया हो जाएगा स्टोरी का, तो जो है हम चैप्टर को भी इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, कैरेक्टर से, डेस्टिनेशन से, थीम से, कंक्लूजन से, ऑल वी विल कनेक्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो यहाँ पे पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर, उसमें क्या हो रहा है, एक चाइल्ड है और यहाँ लिखा हुआ है फियर डेवलप्स इन चाइल्डहुड। तो हम समझ सकते हैं कि समुंदर से या लहरों से या स्विमिंग से, पानी से कब डेवलप हुआ उसका फियर? चाइल्डहुड में। ठीक है, चाइल्डहुड में। एज अ चाइल्ड डगलस लव्ड वाटर। जब वो छोटा बच्चा था, डगलस, विलियम डगलस की बात हो रही है, तो वो पानी को पसंद करता था। बट वन डे अ बिग वेव नॉक्ड हिम डाउन एट द बीच। दिस इंसिडेंट क्रिएट्स फियर इन हिज माइंड। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बहुत बड़ी लहर ने उसे नॉक डाउन कर दिया, मतलब किनारे पे आके फेंक दिया। उसका बहाव इतना तेज था और उसे ऐसा लगा उस टाइम कि वो डूब जाएगा। और इस इंसिडेंट की वजह से क्या हुआ, उसके माइंड में पानी को लेके, ओशन को लेके, वेव्स को लेके एक डर बैठ गया, स्विमिंग को लेके। ओके, नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं आप इस पिक्चर में, अ पेनफुल इंसिडेंट एट द वाईएमसीए पूल। अब क्या होता है, एक वाईएमसीए चैप्टर, इस चैप्टर में आएगा, वाईएमसीए स्विमिंग पूल का नाम है। अ बिग बॉय थ्रू हिम इनटू द डीप एंड। तो यहाँ पे वो जो है, विलियम डगलस जाता है वाईएमसीए पूल में स्विमिंग करने के लिए। यहाँ पे एक यंगर चाइल्ड होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, वो क्या करता है, उसे पूल में फेंक देता है। और जो वो पूल में फेंकता है तो बहुत ज़्यादा वो गहराई में चला जाता है। ही कुड नॉट स्विम एंड थॉट ही वॉज गोइंग टू ड्राउन। और वो इस टाइम सोच नहीं पाता, स्विम नहीं कर पाता, और उसे ऐसा लगता है कि वो डूब जाएगा। कौन? विलियम डगलस। दिस मेड हिज फियर इवन स्ट्रॉन्गर। और ये जो फियर उसके चाइल्डहुड से था, यहाँ पे वाईएमसीए पूल में और ज़्यादा बढ़ जाता है उसका ये डर। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे, ही अवॉइड्स वाटर फॉर मैनी ईयर्स। उसके बाद वो वाटर अवॉइड करने का मतलब ये कि स्विमिंग करना बहुत टाइम तक छोड़ देता है। बिकॉज ऑफ दिस फियर डगलस स्टेड अवे फ्रॉम वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड अवॉइडेड स्विमिंग फॉर एनी वाटर एक्टिविटीज़। या ना ही स्विमिंग करना पसंद करता था और ना ही कोई और एक्टिविटी वाटर से रिलेटेड। उसके बाद फोर्थ पिक्चर आप देख सकते हैं, जैसे ही वो बड़ा होता गया, ही डिसाइड्स टू फेस फियर। उसने एक दिन सोचा कि वो फियर को जो है वो फेस करेगा। और यहाँ पे आप पीछे प्लाकार्ड्स वगैरह भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो है एक एयर बबल है, उसमें भी आप देख सकते हैं जो कैरेक्टर है वो किस तरह से आई विल ओवरकम माई फियर, इस तरह से वो अपने आप को बोल रहा है। डगलस डिसाइड्स दैट ही विल नॉट रन अवे फ्रॉम दिस फियर। ही चूजेस टू फाइट इट एंड ओवरकम इट विद द राइट हेल्प एंड एफर्ट। उसने सोचा कि मैं इस फियर को फेस करूंगा और इसको जो है ओवरकम करूंगा राइट हेल्प और एफर्ट के साथ। ओके, फर्स्ट पिक्चर में देखिए, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग विद एन इंस्ट्रक्टर। उसके बाद उसने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के साथ स्टेप बाय स्टेप जो है स्विमिंग की लेसन्स लिए, ट्रेनिंग ली। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पिक्चर में, फर्स्ट स्टेप में क्या था, पुट फेस इन वाटर। पहले स्टेप में उसने सीखा कि पानी के अंदर फेस कैसे रखना है। उसके बाद जो है बाहर आके ब्रीदिंग कैसे लेनी है, फ्लोटिंग कैसे करनी है ना। उसके बाद जब ये सब सीखने के बाद लास्ट में उसने स्विमिंग की खूब प्रैक्टिस करी। So in the fifth picture, you can see at how the training is going up and how William Douglas overcomes his fear of swimming. तो उसके बाद सिक्स पिक्चर में देखते हैं, ही ओवरकम्स हिज फियर कम्प्लीटली। उसके बाद आफ्टर मंथ्स ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, तो काफ़ी महीने तक प्रैक्टिस करने के बाद स्विमिंग की, वो क्या बन जाता है, एक परफेक्ट और अच्छा स्विमर बन जाता है। और डगलस ओवरकम्स हिज फियर, अपना फियर को भी वो खो देता है। ही स्विम्स इन डिफरेंट वाटर कॉन्फिडेंटली एंड प्रूव्स टू हिमसेल्फ दैट ही कैन डू इट। डिफरेंट वाटर्स मतलब, देखिए कुछ वाटर, डिफरेंट वाटर्स मतलब किसी पानी का भाव तेज़ होता है, कम होता है, डीप होता है। तो उसने डिफरेंट वाटर्स में कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस करने के बाद वो एक परफेक्ट स्विमर जो है बन जाता है। अब देखिए कंक्लूजन क्या है, देखते हैं। डीप वाटर्स टीचेस अस दैट फियर इज नेचुरल। डीप वाटर हमें क्या टीच करते हैं कि जो फियर है वो नेचुरल होता है ना, हर किसी को किसी ना किसी चीज़ से डर होता है, जैसे हम फोबिया भी बोलते हैं। बट इन शुड नॉट कंट्रोल आर लिप्स। लेकिन वो डर जो है हमारे लिप्स को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। विद स्ट्रॉन्ग विल
proper guidance and continuous effort, we can overcome any fear and achieve our goals. So this is the conclusion of this story. Major themes यहाँ पे हम देख लेते हैं: fear and courage, determination and perseverance, self confidence and willpower, overcoming challenges, growth and self victory. So this is all the thing, you can read this also, this box also. और स्टोरी किसके बारे में? ये स्टोरी ऑफ फियर, करेज एंड सेल्फ विक्ट्री। ठीक है, तो अब ये इसको हम अब इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे पूरे चैप्टर का, ताकि आपको जो है आंसर राइटिंग में और कैरेक्टर एनालिसिस वगैरह के आंसर्स आप इजीली लिख कर आ सकें। अगर आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस भी आसानी से करके आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। तो पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले डीप वाटर्स हम ऑथर के बारे में पहले जानेंगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा से पहले राइटर के बारे में बताती हूँ, क्योंकि वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वाई राइटर, ऑथर, पोएट इज राइटिंग द स्टोरी, वाई, व्हाट इज द नीड ऑफ राइटिंग द स्टोरी। ठीक है, तो वो हमें पता लगेगा कैसे, जब हम राइटर का बैकग्राउंड पढ़ेंगे। तो वही हम पढ़ने वाले हैं। विलियम डगलस 1898 टू 1980 कहाँ बॉर्न हुए थे? मेने, मिनेसोटा। ठीक है, ये आपको समझ में आ ही गया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस या नोट्स कह दीजिए, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वो आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो विलियम डगलस का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है, जिसने स्टोरी लिखी है। ठीक है, उनके बर्थ ईयर्स और डेथ ईयर्स बताए गए हैं, साथ ही साथ प्लेस ऑफ बॉर्न, कहाँ वो बॉर्न हुए। मैंने, लोकेटेड इन मिनेसोटा, और कहाँ पे है ये? यूएसए में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड हमें पता लग रहा है राइटर का। उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद द बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, उन्होंने कौन सी एजुकेशन ली थी? एजुकेशन ली थी उन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स की। तो हमें पता लग रहा है उनका एकेडमिक बैकग्राउंड किसके अंदर था? विलियम डगलस का लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स में। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो यहाँ पे हमें एकेडमिक बैकग्राउंड मिल रहा है, और इन डिटेल्स मिल रही है हमें इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन और वर्सेटैलिटी की। ठीक है, तो इतनी सी लाइन है, लेकिन हमें उसे अच्छे से समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन यकीमा। अब उन्होंने क्या बताया जा रहा है कि उन्होंने 2 साल जो है अपने स्पेंड करे हैं टीचिंग। कहाँ टीच अप करा है उन्होंने? मतलब वो टीचिंग करते थे कहाँ पे? हाई स्कूल में, यकीमा में। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज डगलस वर्क एज अ हाई स्कूल टीचर। तो हमें ये भी पता लग रहा है कि विलियम डगलस पहले कौन थे? एक हाई स्कूल के टीचर थे, जहाँ पर उन्होंने 2 साल काम किया है। कहाँ पे? यकीमा में। अभी यकीमा कौन सी जगह है, ये अभी हम सब दिखाऊंगे मैं आपको मैप में। ठीक है, पिक्चर दिखाऊंगी, वो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि विलियम डगलस ने पहले कौन सा प्रोफेशन चूज किया था? टीचिंग। ठीक है, आगे हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर। लेकिन उसके बाद वो टीचिंग जो है उन्होंने छोड़ दी। ठीक है, और उन्होंने आगे जो है किस चीज़ में परस्यू की अपनी एजुकेशन? लीगल करियर में। ठीक है, लॉ के अंदर। देन ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू दी प्रेसिडेंट। उसके बाद यहाँ पता लग रहा है उसके बाद वो किसी से मिले, जिसका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कहाँ पे? येल में। और एक एडवाइज़र बन गए, और प्रेसिडेंट के फ्रेंड भी थे। ओके, तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है हमें? सिग्निफिकेंट पता लग रही है, क्योंकि सिग्निफिकेंस पता लग रही है क्योंकि एक वो क्लोज प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप पता लग रहा है उनके फ्रेंड्स के बीच में कितना था। ठीक है, और ये जो थे, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर थे। ठीक है, आगे देखते हैं। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। अब वो लॉ में तो थे, लेकिन जो है किस चीज़ के लॉयर थे? एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स के। ठीक है, ये हमें सेंटेंस क्या बता रहा है? डगलस की बिलीव्स और वैल्यूज़, उनकी चॉइसेस के बारे में पता लग रहा है, उनकी वैल्यूज़ के बारे में पता लग रहा है। ही स्ट्रांगली सपोर्टेड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ इंडिविजुअल। तो वो बहुत सपोर्ट करते थे राइट्स को, फ्रीडम्स को, किसकी? इंडिविजुअल्स की। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हिज प्रिंसिपल्स विच ऑल्सो इन्फ्लुएंस हिज राइटिंग्स एंड आइडियाज़ इन द लेसन। तो हमें ये जानना क्यों ज़रूरी है कि वो किस चीज़ के लॉयर थे और किस चीज़ को सपोर्ट करते थे? वो इसलिए क्योंकि जो उनकी राइटिंग्स हैं, जैसे कि अभी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये प्रिंसिपल्स जो हैं, ये राइटिंग्स जो हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं उनकी चॉइसेस को, उनके आइडियाज़ को, है ना। तो हम पता लग रहा है बैकग्राउंड से। आगे देखते हैं। ही रिटायर्ड इन 1975, द टर्म लास्टिंग 36 ईयर। कब रिटायर हुए? 1975 में। 36 ईयर उन्होंने
जो सर्विस दी एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ कोर्ट। और ये लॉन्गेस्ट सर्विस जस्टिस थी हिस्ट्री ऑफ कोर्ट में, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक बात आ रही है, ये जो लॉन्ग एंड सक्सेसफुल करियर एज अ जज, ठीक है, इसका मतलब ये है लॉन्ग सर्विस जस्टिस मतलब कि वो जज भी थे, सिर्फ लॉयर नहीं थे, जज भी थे। और उन्हें कितने टाइम काम किया, 36 ईयर्स, जो कि लॉन्गेस्ट कोर्ट हिस्ट्री में था। दिस शोज हिज डेडिकेशन। अब ये लाइन हमें क्या बता रही है कि इनका डेडिकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस कितना था उन्हें, और इम्पोर्टेंस इन द लीगल फील्ड में उनका एक्सपीरियंस, उनका इम्पोर्टेंस और डेडिकेशन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम और डगलस। अब ये जो है ना पूरी स्टोरी, ये पूरी स्टोरी नहीं है, ये एक एक्सर्प्ट है, मतलब एक पार्ट लिया गया है उनकी पूरी स्टोरी से। एक नॉवल उन्होंने लिखी है, स्टोरी लिखी है, इसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। उसमें से हम एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे, जो आज हम पढ़ेंगे छोटा सा पार्ट, ठीक है, एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ठीक है। तो सोर्स कहाँ क्या है, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस, ठीक है। और इट टेल्स स्टूडेंट्स दैट द टेक्स्ट इज ऑटोबायोग्राफिकल एंड बेस्ड ऑन रियल एक्सपीरियंसेस। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे स्टोरी की, वो ये है कि जो टेक्स्ट है, ये जो एक्सट्रैक्ट है ना, ये क्या बता रहे हैं हमें, ऑटोबायोग्राफिकल नेचर बता रहे हैं, क्योंकि ये विलियम और डगलस ने खुद अपने एक्सपीरियंसेस पे लिखा है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल। वो क्या बता रहे हैं स्टोरी में कि किस तरह से जब वो छोटे बच्चे थे तो स्विमिंग पूल में किस तरह से वो जो है ड्राउंड हो गए। ड्राउंड मतलब उनको ऐसा लगा कि वो डूब जाएंगे, ठीक है, और इसी इंसिडेंट की वजह से उन्होंने अब उनकी पूरी लाइफ जो है बदल जाती है। वो किस तरह से ओवरकम करते हैं इस फियर को, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फियर किसका था, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, इन दिस essay or in this passage which he talks about the fear of water and therefore how he finally overcame it। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि बताएंगे इसमें विलियम डगलस किस तरह से उन्होंने फियर ऑफ वाटर ओवरकम किया, और जो है एक मैसेज कन्वे करेंगे वो सबको। क्या कन्वे कर रहे हैं मैसेज, किस चीज़ का, करेज और डिटर्मिनेशन का, जो कभी भी किसी को नहीं खोना चाहिए, ठीक है। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ दिस सिलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट द डिस्कशन ऑफ फियर। तो यही इंपॉर्टेंट है कि जो इनका ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है, जो हमने जो जो एक जो ये वाली जो मैंने आपको अभी बुक बताई थी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम और डगलस, तो किस तरह से जो एक ऑटोबायोग्राफिकल एक्सट्रैक्ट लिया गया है, एक पैसेज लिया गया है, किस तरह से सपोर्ट करता है, किस चीज़ को सपोर्ट करता है, उनका डिस्कशन एक तरह से फियर के ऊपर। एक तरह से इसके अंदर जो है ना सिर्फ कहानी नहीं है या ऑटोबायोग्राफी नहीं है, उन्होंने ये भी डिस्कस किया है कि किस तरह से कोई भी अपने जो है फियर को ओवरकम कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, इट इज़ नॉट जस्ट अ स्टोरी। ये मैं आपको बोल रही हूँ ना कि एक स्टोरी नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये क्या है, बट ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ह्यूमन इमोशंस के ऊपर एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है। और दिस हेल्प स्टूडेंट्स, किस चीज़ में हेल्प करेगा आप लोगों के, अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग, ताकि आपको डीपर मीनिंग पता लगे, और पर्पस ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। तो ये इसमें बात है। अब मैं आपको बता रही थी कि यकीमा रिवर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेट्स सी, The Yakima River is a tributary of the Columbia River in the eastern Washington, USA। तो यकीमा रिवर क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, एक मेन रिवर होती है, उसकी बहुत सारे शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज होती हैं ना। तो आप देख सकते हैं ये तो मेन रिवर है, यकीमा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी थी कोलंबिया रिवर की। अब ये समझ लीजिए ये है कोलंबिया रिवर जो बड़ी सी जा रही है, ये है कोलंबिया रिवर, और इसकी ट्रिब्यूटरी है यकीमा रिवर। अब ट्रिब्यूटरी मतलब यहाँ से देखिए एक ब्रांच निकल रही है जिसकी ना, ये वाली, तो ये क्या हो गई, ये है यकीमा रिवर, ठीक है। द स्टेट ईस्टर्न वाशिंगटन कहाँ पे है, ये ईस्टर्न वाशिंगटन यूएसए में, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कहाँ की बात हो रही है, इसी से आपको पता लगेगा ना सब चीज़ों के बारे में, रीजन के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कौन सी जगह है, क्योंकि अभी ये चैप्टर में आने वाली ये जगह है। द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस यकामा पीपल। और इसका नाम क्यों पड़ा है यकीमा या यकामा, वो इस वजह से पड़ा है क्योंकि यहाँ से यकीमा रिवर जा रही है, और इसी के आसपास इंडिजिनस पीपल रहते हैं, ये रहते थे, यकामा पीपल बोलते हैं उनको, ठीक है। क्या बोलते हैं, यकामा पीपल, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम भी क्या हुआ है, यकीमा रिवर, ओके।
सो नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द पिक्चर, अब आपको समझ में आ गई होगी पिक्चर से किस जगह की बात हो रही है, क्या क्या बोला जाता है, कैसे जो है हम इंटरप्रेट करेंगे चैप्टर में भी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं दिस इज़ दी वाशिंगटन, और ईस्टर्न वाशिंगटन यूएसए में क्या है, इंडिजिनस पीपल रहते थे, उनको बोलते थे यकामा पीपल। उसी वजह से रिवर का नाम क्या पड़ा, यकीमा। और कौन सी रिवर से निकल रही है, कोलंबिया रिवर से निकल रही है, मेन रिवर से निकल रही है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी है यकीमा रिवर जो है। ठीक है, चलें अब आगे देखते हैं, आ जाते हैं चैप्टर पे। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्ट यू टू ऑल ओपन योर टेक्स्ट बुक्स। थर्ड चैप्टर निकालें फ्लेमिंगो का, और अपने पेन पेंसिल मार्कर वट एवर यू हैव लेके बैठें, और साथ ही साथ जैसे मैं रीड कर रही हूँ समझा रही हूँ वो आप नोट भी करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स कीवर्ड्स, और समझते रहेंगे जो जो मैं आपको पढ़ाती रहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. अब क्या बात हो रही है कि विलियम डगलस अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कितने साल का था, कि 10 या 11 साल का था जब मैंने सोचा कि मैं जो हूँ स्विमिंग करूँगा। देयर वॉज अ पूल एट YMCA, और एक पूल था YMCA में। ठीक है, इन यकीमा। कहाँ पे था ये पूल, यकीमा डिस्ट्रिक्ट में, यकीमा रीजन में, जो मैंने आपको मैप में दिखाया, पिक्चर में दिखाया, दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली दी अपॉर्चुनिटी। और वहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहे थे यकीमा पूल में, YMC पूल में जो यकीमा में था, वहाँ पे प्रोवाइडेड थी ये फैसिलिटी। क्या प्रोवाइडेड थी, क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड थी, कि वहाँ पे आके जो है आप स्विमिंग वगैरह सीख सकते हो। ठीक है, और वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट था, सेफ और स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट था बिगैन करने के लिए लर्निंग। ठीक है, क्या, स्विमिंग। तो ये अपने बारे में बता रहे हैं विलियम डगलस। तो उन्होंने वहाँ जाके प्लानिंग करी कि वहाँ जाके वो स्विमिंग जो है सीखेंगे। कौन से पूल में, YMCA पूल, ये आप याद रखेंगे। द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। अब यकीमा रिवर की बात कर रहे हैं वो, कि यकीमा रिवर जो है वो कैसी थी, ट्रेचरस थी। मदर कॉन्टिन्यूली वॉन्ड अगेंस्ट इट, और जो उनकी मदर है उन्होंने हमेशा से उनको वॉर्न किया था कि वो जो रिवर है बहुत ज़्यादा तेज़ भाव वाली है। ठीक है, पानी जो है वह कहाँ कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वेव्स वगैरह। एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग पहले भी ड्राउंड हो चुके थे, मतलब डूब चुके थे, तो उनकी माँ जो है, उनकी मदर जो है, वो उनको इंसिडेंट्स बताती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन वो क्या सोचते हैं कि जो YMCA पूल है यकीमा में वो बिल्कुल सेफ होगा, वहाँ जाके जो है इजीली प्रैक्टिस वगैरह लर्निंग की जा सकती है स्विमिंग की। ठीक है, आगे देखते हैं। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. अब पूल की डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे पूरी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। पूल कैसा था, पूल हैड अ सेफ डिज़ाइन, जो डिज़ाइन था पूल का बिल्कुल सेफ था। विद अ शैलो एंड, एंड कैसा था, शैलो, एंड ग्रेजुअली डीपनिंग सेक्शंस, और जो डीपनिंग सेक्शंस थे वो उसके बराबर से थे। विच रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, तो उसको लगा कि इसमें एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं होंगे। दिस मेड इट सूटेबल फॉर बिगनर्स लाइक अ नरेटर। अब नरेटर के लिए वो ये बहुत सूटेबल जगह थी, प्रॉपर प्रोपोर्शन में बना हुआ था पूल, और बिगनर्स के लिए सूटेबल था, अच्छा था स्विमिंग वगैरह लर्न करने के लिए, लेसन्स लेने के लिए। ही यूज्ड वाटर विंग्स फॉर सपोर्ट, उसने क्या यूज़ करा, विलियम ने वाटर विंग्स पहन लिए सपोर्ट करने के लिए, इंडिकेटिंग दैट ही वॉज कॉशियस एंड इन एक्सपीरियंस इन स्विमिंग। और ये हमें बता रहा है कि वो जो है कॉशियस भी थे और इन एक्सपीरियंस से स्विमिंग करना, मतलब बहुत ज़्यादा पहले से ही वो चेतावनी उनको लग रही थी, महसूस कर रहे थे कि वो डूब ना जाए। और इन एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली उनको स्विमिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आती थी, वो यहाँ पे क्या लेने आए थे, स्विमिंग लेसन्स लेने आए थे। तो हमें यहाँ पे पूल के बारे में पता लग रहा है और नरेटर के बारे में भी पता लग रहा है। नेक्स्ट लाइन, आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। अब यहाँ पे नरेटर जो है वो थोड़े से एम्बेरस्ड हैं। किस वजह से एम्बेरस्ड फील कर रहे हैं, अबाउट हिज फिजिकल अपीयरेंस, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, स्पेशली हिज थिन लेग्स। तो वो नहीं चाह रहे थे कि उनकी थिन लेग्स शॉर्ट्स में से नजर आए। ठीक है, तो एम्बेरस फील कर रहे थे। लेकिन और यहाँ पे ये भी पता लग रहा है कि उनका जो कॉन्फिडेंस था यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम था। लेकिन ही ओवरकेम हिज हेजिटेशन, उन्होंने अपना हेजिटेशन को ख़त्म किया और पूल में चले गए। डेमॉन्स्ट्रेटिंग डिटर्मिनेशन, यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें पता लग रही हैं, जो है कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन।
ठीक है। दिस मोमेंट रिफ्लेक्ट हिज विलिंगनेस टू फेस पर्सनल इनसिक्योरिटीज। यहाँ पे पता लग रहा है कि विलियम डगलस जो है वो कैसे थे, उनके अंदर एक विलिंगनेस थी कि पर्सनल इनसिक्योरिटीज को उन्हें खत्म करनी है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। From the beginning, however, I had an aversion to the water then when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. अब यहाँ से असल कहानी शुरू हो रही है। कहानी क्या है देखिए, अभी वो पूल में है, ठीक है, पूल वाली बात पहले ख़त्म हो गई। अब उसके बाद विलियम डगलस क्या कह रहे हैं, पीछे जा रहे हैं और पीछे जा रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि मुझे जो है ना शुरू से एक नेचुरल फियर और डिसलाइक रहा है पानी से। शुरू से क्यों रहा है वो देखते हैं, क्यों बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एक और बात बता रहे हैं कि जब वो 3 या 4 साल के थे अपने फादर के साथ वो बीच पे गए थे, कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। और वहाँ पे एक इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, जिस इंसिडेंट की वजह से उन्हें अभी तक डर लगता है पानी से, ठीक है। जो उनके प्रेजेंट इमोशंस हैं, पास्ट ट्रॉमा जो है वो बार बार उनको इन्फ्लुएंस करता है, प्रेजेंट इमोशंस उनको सही से नहीं आते, सही से अपने जो प्रेजेंट इमोशंस है वो उससे जो है पानी के अंदर नहीं जा पाते। तो पास्ट ट्रॉमा क्या है वो देखते हैं। इट शोज हाउ अर्ली एक्सपीरियंसेस शेप लॉन्ग टर्म फियर्स। यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि बचपन में अगर किसी बच्चे के साथ कोई भी हादसा हो जाए, ठीक है, कोई इंसिडेंट हो जाए, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। और याद तो वो रहता है लेकिन उसके बाद उस चीज़ को दोबारा से करने में भी झिझक होती है ना, हेसिटेट हम होते हैं, या इमोशनल ट्रॉमा हमारा नहीं जाता, या हम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता उस चीज़ को दोबारा करने का। तो वही चीज़ सारी विलियम डगलस के साथ भी हो रही थी। वो यही बता रहे हैं कि जब वो 3-4 साल के थे तो अपने फादर के साथ कहाँ गए थे, बीच पे कैलिफोर्निया में, और वहाँ से ट्रॉमा जो है ये शुरू होता है। रूट कॉज यहाँ मेंशन हो रहा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा बिकम्स रूट कॉज ऑफ फियर ऑफ वाटर। तो उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो क्या बन गया, रूट कॉज बन गया, किस चीज़ का, फियर ऑफ वाटर से, ठीक है। अब वो क्या है, इंसिडेंट क्या था वो हम इसमें बताएंगे विलियम डगलस। अब देखते हैं। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन अ सर्फ। तो अपनी फादर की बात कर रहे हैं कि हम सर्फ पे खड़े हुए थे, ठीक है। सर्फ क्या बोल रहे हैं, सर्फिंग बोर्ड हो सकता है। आई हंग ऑन टू हिम, और मैं उन पे चढ़ा हुआ था, अपने फादर के ऊपर चढ़ा हुआ था और हम खड़े हुए थे सर्फ पे, सर्फिंग बोर्ड पे। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, और एकदम से तेज लहर आई और उसने जो है मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर जो है पानी बहुत सारा आ गया, मतलब वो पानी के अंदर डूब गए। आई वॉज बरीड इन वाटर। क्या मेंशन कर रहे हैं, कौन सी लाइन यूज हुई है, डूबने की वाली, ड्राउंड वर्ड यूज नहीं हुआ। क्या वर्ड यूज हुआ है, आई वॉज बरीड इन वाटर। बरीड मतलब किसी ने उनको अंदर डाल दिया, जमीन के अंदर जब हम बरी करके किसी को डालते हैं ना, तो वही वाली बात वो पानी के साथ बता रहे हैं कि मैं सर्फिंग बोर्ड पे था अपने फादर के ऊपर, फादर ने मुझे लिया हुआ था। हाई हंग ऑन टू हिम, हंग मतलब मैं चढ़ा हुआ था अपने फादर के ऊपर, ठीक है। और एक वेव आई बहुत स्ट्रॉन्ग और उसने मुझे गिराया, और जब मुझे गिरा पानी के अंदर तो मैं बरी था, मतलब पानी के अंदर था, और मेरे ऊपर पानी था, मतलब पानी जो है उसने मुझे बरीड कर दिया था, अपने अंदर ले लिया था, खींच लिया था। ये इंसिडेंट जो हुआ था उनके साथ, उसकी वजह से उनके अंदर एक चाइल्डहुड ट्रॉमा आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, पावरफुल वेव्स क्रिएट अ ड्रामेटिक एंड फियरफुल एक्सपीरियंस। उनके उसके बाद उसका उनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा बन गया, हमेशा हमेशा के लिए ट्रॉमेटिक और फियरफुल। आगे देखते हैं। माई ब्रेथ वॉज गॉन, उसी एक्सीडेंट को वो जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरी जो सांस थी वो जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फादर लाउड, और जो उनके फादर थे वो हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन जो है वो छोटा बच्चे थे उस टाइम पे, 3-4 ईयर्स के थे, तो क्या कह रहे हैं, मेरे दिल में एक टेरर बैठ गया था, डर बैठ गया था। किस चीज़ का, ओवर पावरिंग। ओवर पावरिंग किसको बोला है, वेव्स को, है ना, पानी की लहरों को बोला है। जो फोर्स था वेव्स का, उसका डर मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा बैठ गया था, ठीक है। तो यहाँ बता रहे हैं कि वो हार्मलेस सिचुएशन थी, एक तरह से हार्मलेस सिचुएशन थी, लेकिन नैरेटर के लिए वो क्या था, डीप टेरर था, डीप टेरर, ठीक है। तो दिस कंट्रास्ट हाईलाइट्स हाउ द चाइल्ड्स इमोशनल एक्सपीरियंस वाज मिसअंडरस्टूड। यहाँ पे ये भी पता लग रहा है, जैसे जब यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कि फादर लव्ड, तो यहाँ क्या पता लग रहा है कि जो इमोशनल चाइल्ड एक्सपीरियंस है उनका, वो अंडरस्टूड किया जा रहा है, किसने करा, फादर ने। तो मतलब कहने का ये है कि जो उनके फादर हैं वो
अपने बच्चे का एक इमोशनल एक्सपीरियंस जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि हाँ वो डर डर गया है या उसके अंदर डर बैठ गया है ना। ये चीज़ जो है गैप यहाँ पे हम देख सकते हैं। चाइल्ड्स फियर वर्सेस फादर्स रिएक्शन शोज इमोशनल डिस्कनेक्ट, है ना। यहाँ पता लग रहा है कि एक इमोशनल डिस्कनेक्ट है, क्योंकि चाइल्ड के अंदर फियर है और फादर्स का रिएक्शन जो है वो सूटेबल नहीं है, मैच नहीं हो रहा। आगे देखते हैं। माई इंट्रोडक्शन टू दी YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। वापस कहाँ आ जाइए, YMCA पूल में आ जाइए। तो क्या कह रहे हैं एडिटर राइटर, क्या नरेटर क्या बता रहे हैं कि जो इंट्रोडक्शन है YMCA पूल, जब मैं एंटर हुआ YMCA पूल में स्विमिंग क्लासेस लेने के लिए, तो मेरे अंदर एक अनप्लीजेंट मेमोरीज, पहले की सोच, पहले की जो चीज़ें थी वो दिमाग में मेरे आने लगी। एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स, और दोबारा से वही चाइल्डिश फियर्स भी मेरे दिमाग में, मेरे अंदर आने लगे, वो टेरर मेरे अंदर बैठा हुआ था। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन जब मैंने पूल देखा और उससे महसूस किया कि वो एक सेफ पोजीशन में बना हुआ है और यहाँ पे जो है एक सेफ प्लेस है लर्निंग के लिए, स्विमिंग क्लासेस लेने के लिए, तो वो जो है उसका कॉन्फिडेंस जो है दोबारा से मेकअप हो गया। ओके, आगे देखते हैं। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। अब मैं क्या बता रहे हैं, सो YMCA पूल की बात हो रही है यकीमा में, कि मैं जो हूँ आराम से पैडल करते हुए वाटर विंग्स पहने हुए जा रहा था, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। वहाँ पे दूसरे बॉयज भी आए हुए थे स्विमिंग लर्न करने के लिए, तो मैं उनको देख रहा था और एपिंग मतलब कॉपी कर रहा था, जैसे वो कर रहे थे वैसे मैं भी करने की कोशिश कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, और मैंने वही चीज़ 2-3 दिन तक लगातार करी। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन दी वाटर दैन दी मिस एडवेंचर हैपेंड। और ये सब करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं जो है, मेरा जो फियर है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है पानी से ख़त्म होता जा रहा है, और जो है एक मिस वैन दी मिस एडवेंचर हैपेंड। अब यहाँ पे क्या बात है कि उसी दौरान जब वो कॉपी कर रहे थे और दूसरे बॉयज़ को देख रहे थे, ठीक है, और उनका जो फियर है वो ख़त्म होता जा रहा था, एक मिस एडवेंचर उनके साथ हो गया वहाँ पे YMCA पूल में। क्या था, देखें। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑकर्ड मेकिंग अ टर्निंग पॉइंट, और जब ये एक टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में आया, ग्रोइंग कॉन्फिडेंस सडनली इंटरप्टेड बाय अ मिस एडवेंचर। जैसे जैसे शुरू में बता रहे ना कि कॉन्फिडेंस ग्रो हो रहा था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, एक मिस एडवेंचर हो गया। देखते हैं क्या। आई वेंट टू द पूल when no one else was there। मैं पूल में जब गया जब कोई वहाँ पे नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी कैसा था पूल का, स्टिल था। एंड टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज बाथ टब। पूल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो पूल में आपने देखा होगा नीचे जो है सब तरफ टाइल्स होते हैं, तो नीचे के जो टाइल्स थे, मतलब सरफेस के टाइल्स, वो इजिली विजिबल थे। और कैसे बता रहे हैं उसको, वाइट थे और क्लीन थे। तो कैसे लग रहे थे वो, बाथ टब की तरह। पूल कैसा नजर आ रहा था उस टाइम पे, बाथ टब की तरह। ठीक है, आगे देखते हैं। I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others। लेकिन मुझे डर लगा, ठीक है। नरेटर टिमिड मतलब नर्वस, है ना। द नरेटर फेल्ड नर्वस एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस टू एंटर द पूल अलोन। लेकिन वो पूल देखने के बाद और क्वाइट एनवायरनमेंट देखने के बाद नरेटर जो है वो जो है क्या करता है, जाता नहीं है पूल में। क्यों जाते हैं विलियम डगलस, क्योंकि वो जो है नर्वस भी थे और लैक कॉन्फिडेंस उनका बहुत लैक हो रहा था उस टाइम पे। तो क्या हुआ, वो क्या उन्होंने क्या करा, हिज डिसीजन टू वेयर शोज, उन्होंने डिसाइड करा कि वो पूल के किनारे पे बैठ जाते हैं और दूसरे बच्चों का, दूसरे बॉयज़ का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, तो वो जो है वहाँ पे बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए। दिस मोमेंट हाईलाइट्स हिज डिपेंडेंट एंड कॉशियस नेचर। उनका नेचर कैसा था, डिपेंडेंट, कि दूसरे बच्चे जब आएंगे, दूसरे इंस्ट्रक्टर्स आएंगे या बॉयज आएंगे, उनके साथ मैं स्विमिंग पूल में जाऊंगा। और दूसरी कॉशियस, कि उनको डर भी लग रहा था कि ऐसा नहीं हो जाए मैं डूब ना जाऊं, है ना। तो वो क्या होता है, वो दूसरे पूल के साइड में बैठ के दूसरे बच्चों का इंतजार करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय। तो मतलब बहुत देर नहीं हुई थी, एकदम से एक यंग लड़का मेरे पास आया। अ बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय, इसको डिस्क्राइब करा है। ओके, मतलब बिग ब्रूसर क्यों बोला उसे, लड़के को दूसरे बॉय को, क्योंकि वो जो है बॉडी वेट में फिजिकली काफ़ी हैवी था। और जो नरेटर है विलियम डगलस, वो कैसे थे, स्किनी थे। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड। तो क्या बता रहे हैं वो नरेटर की, वो जो बॉय था कितने साल का होगा, 18 साल का होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, क्योंकि उसके चेस्ट पे थिक हेयर, तो उसकी मेच्योरिटी पता लग रही है, मेच्योरिटी से उसका एज का वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड ओल्डर बॉय एंटर्स, creating a sense of contrast with the narrator's weak physique. The description emphasizes the boy's dominance and maturity. This sets the stage for the upcoming incidents। अब इससे क्या पता लग रहा है कि अब इंसिडेंट क्या होने वाला है आगे, आप देख सकते हैं ना। कोई आपके साथ आप छोटे हैं
और कोई बहुत बड़ा इंसान आपके सामने आ जाए, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे क्वाइट एनवायरनमेंट है, और वैसे ही आपको पानी से डर लगता है, तो उस तरह से हम एक बैकग्राउंड अपने माइंड में इमेज बना सकते हैं। ठीक है, ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन। क्या डिस्क्राइब करो नरेटर कि वो एक बहुत अच्छा फिजिकल स्पेसिमेन था, मतलब उसने क्या कर रखा था, अपनी बॉडी जो है वो फिजिक जो है बहुत अच्छी बनाए रखी थी। विद लेग्स एंड आर्म्स आर शोड रिपलिंग मसल्स। क्यों, कैसे पता लग रहा है कि वो जो उसकी फिजिक थी वो बहुत अच्छी थी? क्योंकि उसके जो आर्म्स थे और लेग्स थे उसमें क्या नजर आ रहा था, रिपलिंग मसल्स नजर आ रही थी। ठीक है, ही येल्ड, हाई स्किनी, हाउ एड यू लाइक टू बी डक्ड। अब वो क्या बोल रहा है, क्या बोला उसने नरेटर को, हाई स्किनी। कैसे बोला, नाम नहीं बोला, एक मॉकिंग टोन में उसने बोला है हाई स्किनी। ठीक है, स्किनी नाम बोला, डगलस नहीं बोला। हाउ हैड यू लाइक टू बी डक्ड, और उसने बोला एक बुलिंग बिहेवियर में, बुलिंग करते हुए बोला, क्वेश्चन पूछा कैसा लगेगा तुम्हें अगर मैं तुम्हें परेशान करूं। डक्ड मतलब परेशान करना। ठीक है, द क्वेश्चन सजेस्ट्स ही इंटेंड्स टू ट्रबल दी नैरेटर। ठीक है, और उसकी जो फिजिक थी कैसे पता लग रही, क्योंकि उसके लेग्स और आर्म्स कैसे थे, मस्कुलर लग रहे थे और पावरफुल नजर आ रहे थे। और डगलस को, विलियम डगलस को उसने कैसे बोला, स्किनी। तो बुलिंग टोन एंड फिजिकल डोमिनेंस क्रिएट्स टेंशन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सब देखने के बाद एक टेंशन क्रिएट होती है किसके माइंड में, विलियम डगलस के माइंड में, क्योंकि एक बुलिंग टोन में उसने बात करी, और फिजिकल डोमिनेंस मतलब उसकी फिजिक जो थी वो एक डोमिनेंट पावर दिखा रही थी। विद दैट ही पिक्ड अप मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। यहीं पर इंसिडेंट हुआ एक और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने क्या करा, डगलस को उठाया, विलियम डगलस को, और जो है टॉस कर दिया, मतलब फेंक दिया, कहाँ पे, डीप एंड में। मतलब डीप एंड मतलब पूल के बिल्कुल तेजी से फेंका। टॉस करा तो वो कहाँ स्पीड से जो है, कहाँ गया, नीचे, नीचे की तरफ बिल्कुल सरफेस में चला गया वो विलियम जो है, डीप एंड। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मतलब इतना ज़्यादा तेज और पावरफुल टॉस था कि वो जो है विलियम जो है बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में जाके नीचे बैठा है, फ्लोर लगा है उसके। ठीक है, swallowed वाटर, पानी उसके अंदर चला गया, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक ही बारी में बॉटम में जाके बैठ गया। ठीक है, विदाउट वार्निंग, वार्न, अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। वार्निंग ना देते हुए बॉय थ्रोज द नरेटर इनटू द डीप वाटर। नरेटर को कहाँ फेंका बॉय ने, डीप वाटर के अंदर। शोइंग क्रुएल्टी एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये पता लग रहा है कि वो लड़का कैसा था। ठीक है, 18 ईयर ओल्ड बॉय की जो बात हो रही है, वो क्रूअल्टी भी शो हो रही है उसके नेचर में, और इररिस्पॉन्सिबिलिटी भी। द नरेटर इमीडिएटली लॉसेस कंट्रोल एंड सिंक्स। इन नरेटर ने क्या हुआ एकदम विलियम डगलस के साथ, कि उन्होंने लॉस कर दिया अपना कंट्रोल, उनका लूज हो गया, और वो सिंक होने लगे, डूबने लगे। इंडिकेटिंग हिज इन एबिलिटी टू स्विम, क्योंकि उनको स्विमिंग करनी जब तक नहीं आती थी। दिस मोमेंट ट्रिगर पैनिक, और इसी मोमेंट ने एक पैनिक को ट्रिगर हो गया, क्या, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप चैप्टर का नाम जो है डीप वाटर्स क्यों रखा गया है ना। यहाँ देखिए आया ना ये डीप वाटर्स। तो दिस इज द ट्रेजिक इंसिडेंट हैपेंड इन द YMCA पूल विद द विलियम डगलस। आगे देखते हैं। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। इसका क्या मतलब है, द नरेटर स्टिल ट्राइज टू थिंक लॉजिकली एंड मेक अ सर्वाइवल प्लान। मतलब वो डर तो गए थे, लेकिन जो है लॉजिकली सोचते हुए, और उन्होंने एक सर्वाइवल प्लान सोचा पानी के नीचे ही। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माय फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप। क्या सोचा कि जैसे ही मेरे पैर जो है नीचे सरफेस पे लगेंगे पूल के, ठीक है, बॉटम में लगेंगे, मैं उन्हीं उसी पैरों के जरिए एक जंप, बहुत तेजी से जंप लूंगा, जिसकी वजह से मैं सरफेस पे आ जाऊंगा, है ना, इस तरह से। व्हेन माय फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप। दिस शोज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड इन क्राइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या शो कर रहे हैं कि क्राइसिस के दौरान भी, इस इंसिडेंट के दौरान भी प्रेजेंस ऑफ माइंड है विलियम डगलस का। ठीक है, ही बिलीव्स ही कैन पुश हिमसेल्फ अपवर्ड टू सेफ्टी। और उन्होंने उस टाइम क्या सोचा, लॉजिकली सोचा। ऐसे ही ये जो एक्सट्रैक्ट, ये जो स्टोरी बताने का मतलब यही है उनका, ऑटोबायोग्राफिकल नरेशन में इंसिडेंट को एक्सप्लेन करने का मतलब यही है कि किस तरह से क्राइसिस के दौरान, डिजास्टर्स के दौरान, परेशानी के दौरान, प्रॉब्लम्स के दौरान भी आप लोग जो है इमोशनल कंफ्लिक्ट में ना जाएं, बल्कि लॉजिकली सोचें और एक सर्वाइवल प्लान बनाएं। जैसे कि उन्होंने बोला कि मैंने सोच लिया था कि जब मेरे पैर जो है बॉटम को टच करेंगे पूल के, मैं एक जंप लूंगा फोर्स के साथ, जिसकी वजह से मैं सरफेस पे आ जाऊंगा, है ना। तो इनिशियल फियर बट प्रेजेंस ऑफ माइंड टू प्लान एस्केप। ओके, आगे देखते हैं। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वर मोर लाइक 90।
एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। अब ये उन्होंने सोचा तो था, लेकिन 9 फीट उस टाइम कैसे लग रहे थे, 90 फीट लग रहे थे। ठीक है, और क्या बता रहे हैं वो कि मेरे लंग्स जो हैं, क्योंकि सांस नहीं ले पा रहे थे तो उनको कैसा लग रहा था कि मेरे लंग्स जो है वो बर्स्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, उनकी ब्रेथ जो है वो खोती जा रही थी ना, उनकी ब्रेथ जो उन्होंने सांस ली थी वो खोती जा रही थी। तो यहाँ पता लग रहा है कि साइकोलॉजिकल एक तो पैनिक है सिचुएशन, उसके बाद वो अपनी सिचुएशन भी बता रहे हैं। ठीक है, फियर मेक सिचुएशन फील वर्स दैन इट इज। अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो हमें नोट करना है वो ये है कि अगर हम किसी चीज़ से डरते हैं और अगर हम उससे डरते ही जाएंगे तो उस सिचुएशन क्या होती है, वो सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है। तो क्या करना है हमें, आगे देखते हैं। बट when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards। क्या कह रहे हैं, लेकिन नैरेटर ने गैदर करी सारी एनर्जी और अटेम्प्ट टू पुश हिमसेल्फ अपवर्ड्स, और फिर जंप लेते हुए अपने आप को पुश करने की कोशिश करी ऊपर की तरफ। ये क्या दिखा रही है लाइंस, दिस शोज डिटर्मिनेशन एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। हाउएवर हिज एक्सपेक्टेशन में नॉट मैच रियलिटी, लेकिन जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी वो रियलिटी को मैच नहीं करे। आगे देखते हैं। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, इंस्टीड आई केम अप स्लोली। तो वो क्या सोच रहे थे कि मैं नीचे जाके जंप लूंगा और एकदम से ऊपर की तरफ आ जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इमेजिन, आई इमेजिन मतलब नरेटर ने इमेजिन करा, विलियम डगलस ने क्या, कि आई वुड बॉब मतलब एकदम से पॉप आउट होकर जो है कॉर्क जैसे आती है ना, आप देखते हैं ना बॉटल में कॉर्क लगी होती है और कॉर्क को हम हटाते हैं तो कैसे एकदम से जो है सोडा बॉटल अगर होती है, या आप कोई भी बॉटल ले लें, अगर आप पेप्सी की या कोका कोला की किसी की भी बॉटल लेंगे, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे, सोडा लेंगे, तो अगर हम उसे हिलाते हैं और अगर हम ऊपर से कैप ना हो, कॉर्क लगी हो, कॉर्क हटाएंगे तो एकदम से बर्स्ट आउट होते हैं ना, है ना, बबल्स वगैरह आते हैं, निकल जाता है। तो उन्होंने भी यही सोचा कि मैं नीचे जाऊंगा, जंप लूंगा, एकदम से मैं कॉर्क की तरह बाहर आ जाऊंगा सरफेस पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कैसे आए, स्लोली स्लोली कर कर आए, है ना। तो क्या पता लग रहा है, उनका जो मूवमेंट था, इसी मूवमेंट की वजह से वो और पैनिक हो गए। और दिस शोज द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड एक्चुअल फिजिकल एबिलिटी। यहाँ पे हमें एक और चीज़ पता लग रही है कि एक्सपेक्टेशन तो उनकी बहुत ज़्यादा थी, इमेजिन तो उन्होंने ये किया था, लेकिन फिजिकल एबिलिटी जो थी उनकी बॉडी की वजह से, स्किनी बॉडी थी, याद रखेंगे आप, उसकी वजह से वो बहुत आराम से ऊपर आए। ठीक है, इतना पावरफुल फोर्स वो नहीं लगा पाए थे अपनी बॉडी से जंप करने के बाद। ओके, आगे देखते हैं। आई ओपनड माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर। जब मेरी आंखें खुली तो मुझे क्या नजर आया, सिर्फ पानी। वाटर हैड दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, आई ग्रू पैनिकली। और जब उन्होंने आंखें खोली तो कैसा था, आसपास पानी था, और पानी कैसा था, डर्टी येलो टिंज था, मतलब जो उसका कलर था पानी का वो शेडेड था, कौन से में, डर्टी येलो टिंज दे रहा था वो एक तरह से, और मैं एकदम से पैनिक हो गया। ठीक है, क्या था, एक और बात देखते हैं। द अनक्लियर विजन एंड स्ट्रेंज वाटर कलर क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कंफ्यूजन एंड फियर। क्या क्रिएट हुई, कंफ्यूजन और फियर क्रिएट हो गई नरेटर के अंदर। नरेटर फील्स ट्रैप्ड, उन्होंने कैसा महसूस किया, ट्रैप्ड महसूस किया, एंड डिसओरिएंटेड। ठीक है, पैनिक बिगिंस टू ओवरपावर हिज रीजनिंग। तो पैनिक सिचुएशन की वजह से उनको और ज़्यादा डर लगने लगा, और ज़्यादा जो वो सोच रहे, सोचने की जो पावर थी वो उनकी कम होती जा रही थी। आगे देखते हैं। आई रीच अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर्स, आई वॉज सफोकेटेड। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, मैं सोच रहा था कि मैं ऊपर जाके एक रोप को कोई डालेगा रस्सी और मैं उसे पकड़ लूंगा और मैं पानी के एंड तक पहुंच जाऊंगा, पूल के एंड तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं कैसा फील कर रहा था, सफोकेटिंग। वाई ही वॉज फीलिंग सफोकेटिंग, बिकॉज हिज इनएबिलिटी टू ब्रेथ क्रिएट्स लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, दिस मार्क्स द पीक ऑफ हिज फियर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि और ज़्यादा उनका फियर जो है वो बढ़ता जा रहा है पानी के अंदर। ठीक है, डेस्परेशन एंड सफोकेशन हाईलाइट्स डेंजर। आगे देखते हैं। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट। मैंने चिल्लाने की, बोलने की कोशिश करी पानी के अंदर, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। अब क्या कह रहे हैं, थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि पानी के सरफेस में मेरी आंखें और जो नोज थी वो बाहर आई, लेकिन मेरा माउथ जो है वो बाहर नहीं आ पाया। उसके बाद इसका मतलब क्या है कि ही अटेम्प्ट्स टू कॉल फॉर अ हेल्प। वो हेल्प की कोशिश कर रहे थे, बुलाने के लिए कोशिश कर रहे थे, कोई हेल्प करने के लिए आ जाए, बट शोइंग, लेकिन हेल्पलेसनेस क्यों शो हुआ, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं आया, वो आवाज़ नहीं दे पा रहे थे। ऑल्दो ही रीचेस नियर सरफेस, लेकिन वो सरफेस के पार पहुँच गए। ही स्टिल कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, लेकिन वो अभी भी जो है प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे।
दिस प्रोलॉन्ग्स हिज स्ट्रगल एंड फियर अगेन। बार बार जो है यही बात हो रही है कि उनका स्ट्रगल जो है हर बार बढ़ता जा रहा था, और फियर जैसे स्ट्रगल बढ़ रहा, जितनी वो कोशिश कर रहे थे उतना ही उनका फियर भी डबल हो रहा था। तो लेट्स पुट द चैप्टर टिल हेयर ओनली। यहाँ तक हम इसको समझ चुके हैं, आप जो है मार्क करेंगे। I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. ठीक है, यहाँ तक आप मार्क करें अपने टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे देखेंगे क्या और क्या बात बताएंगे विलियम डगलस, और अभी के लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स नोट करेंगे। ओके, कैरेक्टर्स कौन कौन सा अभी अब तक हम देखें। नैरेटर विलियम डगलस, उनके फादर की उन्होंने बात करी थी, कहाँ गए थे वो, कैलिफोर्निया बीच। मदर की बात कब आई थी, जब वो यकीमा रिवर के बारे में बता रही थी। और बिग बॉय स्विमिंग पूल में हमने बात करी। देखिए किसी के नाम अभी नहीं आए हैं, सिर्फ फादर, मदर और बिग बॉय इस तरह से ये चैप्टर में अभी तक आए। नैरेटर का नाम विलियम डगलस अभी शो हुआ है। ओके, प्लेसेस कौन कौन सी आई, यकीमा, YMCA पूल, यकीमा रिवर और कैलिफोर्निया बीच। ये हमने अभी तक प्लेसेस देखी हैं, और ये आपको याद करने हैं। मैं आपको बता दूं, यू हैव टू लर्न देम। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू यूज देम इन योर एग्जाम्स, इन योर आंसर। ये वर्ड्स कीवर्ड्स यूज करने इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स कौन कौन से देखे अब तक हमने, डिसीजन टू लर्न स्विमिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमा, बीइंग थ्रोन इनटू पूल एंड नियर ड्राउनिंग। नियर ड्राउन मतलब कि बिल्कुल डूबने वाले थे, ठीक है। और कंसेप्ट कौन कौन से आए, फियर, ट्रॉमा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। एग्जाम वोकेबलरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेचरस याद रखेंगे वर्ड्स, एवर्जन, timid, misadventure, panic, suffocation, dominance. All are important. You have to use them in your answers. Coming to the MCQs, why did the narrator prefer the YMCA pool? क्यों prefer किया narrator ने YMCA pool? बी, इट वॉज सेफ। उन्हें लगा कि ये सेफ है। YMC यकीमा रिवर जो है, जिसको बताया था कि उनकी मदर डिस्क्राइब करती थी कि बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग रिवर है ना, वहाँ पे हाई रिवर, हाई विंड्स, हाई वेव्स होती हैं। तो वहाँ जाने से अच्छा उन्होंने सोचा कि मुझे स्विमिंग तो सीखनी है, लर्न करनी है, मुझे अपना फियर जो है ओवरकम करना है। तो मुझे उनको लगा कि YMC पूल जो यकीमा में है वहाँ पे जाना ज़्यादा सेफ रहेगा। और पूल देखने के बाद भी, उसका स्ट्रक्चर भी बताया था मैंने, जो चैप्टर में बताया है विलियम डगलस ने, नैरेटर ने एक्सप्लेन करा है। तो पूल का स्ट्रक्चर देखने के बाद भी उनको ऐसा लगा कि दिस इज द सेफ प्लेस टू लर्न स्विमिंग, है ना। तो इसलिए उनको जब सेफ लगा तो वो वहाँ पे उन्होंने प्रेफर किया YMCA पूल में जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What do cause the narrator's fear of water? किस वजह से जो fear of था उनका water से, किस वजह से था? सी, बीच इंसिडेंट विद फादर, जो उनका बीच इंसिडेंट हो गया था जब वो 3-4 साल के थे, अपने फादर के साथ बीच पे गए थे कैलिफोर्निया, जब वो सर्फिंग कर रहे थे। नेक्स्ट, व्हाट डज ट्रेचरस मीन्स? ट्रेचरस का क्या मतलब होता है? डेंजरस, डेंजरस याद रखेंगे। वाई डिड द नरेटर पैनिक अंडर वाटर? क्यों उन्हें फील हुआ पैनिक सिचुएशन में, वो क्यों चले गए अंडर वाटर? he couldn't breath, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, ब्रेथ नहीं ले पा रहे थे। एक्सट्रैक्ट ब्रेथ क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज द फ्रेज एवर्जन ऑफ वाटर मीन? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक फ्रेज आया था एवर्जन ऑफ वाटर का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और फियर ऑफ वाटर, है ना। इसका मतलब होता है डिसलाइक होना या फियर करना, किससे? पानी से। वाई डिड द नरेटर प्लान वाइल सिंकिंग? नरेटर ने प्लान क्यों किया जब वो सिंक हो रहा था, जब उन्हें बिग बॉय ने उन्हें फेंक दिया था पूल के अंदर, तो वो जब तक वो सिंकिंग पोजीशन में थे, नीचे की तरफ जा रहे, डूब रहे थे, तो उन्होंने प्लानिंग क्यों करी थी? टू सेव हिमसेल्फ यूजिंग लॉजिक एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। उन्होंने सोचा इसलिए कि मैं अपनी सोच से, अपनी इमेजिनेशन से जो है, मैं जो हूँ ऊपर की तरफ चला जाऊंगा सरफेस पे, ठीक है, बचने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, PYQ है, प्रीवियस ईयर। व्हाट मेड द नरेटर पैनिक इन द पूल? किस वजह से पैनिक हुए वो सिचुएशन पूल के अंदर? सफोकेशन और इनएबिलिटी की वजह से, है ना, क्योंकि वो सरफेस पे नहीं पहुंच पा रहे थे। तो ये जो है आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आंसर लिखने हैं। अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो ऑब्वियसली आप जो है अच्छा सा पैराग्राफ जो है वो लिखा रहेंगे, स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ विद स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी। ओके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई वाज द यकीमा रिवर डेंजरस? मैंने आपको बताया यकीमा डेंजरस क्यों थी, यकीमा रिवर डेंजरस क्यों थी, है ना। और यहाँ पे बताएंगे द नरेटर्स मदर्स कॉन्स्टेंटली वार्नड हिम क्रिएटिंग फियर एंड अवेयरनेस ऑफ इट्स डेंजर, है ना। So, क्यों थी? क्योंकि उन्हें अपनी माँ से पता लगा था, नरेटर की माँ उन्हें बताती थी, वार्न करती थी कि वहाँ नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि वो जो है कैसी है,
ट्रेचरस है, डेंजरस है ना, खतरनाक है। क्यों? स्ट्रॉन्ग करंट्स की वजह से। स्ट्रॉन्ग करंट्स क्या होते हैं? जो तेज बहाव होता है ना रिवर का, उसकी वजह से। और वहाँ पे फ्रीक्वेंट, इसी वजह से वहाँ पे फ्रीक्वेंट ड्राउनिंग इंसिडेंट्स होते रहते हैं। ड्राउनिंग इंसिडेंट्स मतलब डूबने के इंसिडेंट्स वहाँ पे लोगों के सुनने में आते रहते हैं। हाउ डिड द नरेटर ट्राई टू लर्न स्विमिंग? कैसे नरेटर ने स्विमिंग करनी सीखी? रीड दिस, इस तरह से आपको लिखना है। व्हाट रोल डिड द बिग बॉय प्ले? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग बॉय ने क्या रोल प्ले किया वो भी अभी आपको यहाँ पे बताना है। दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू द पार्ट 1, जितना अभी हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड है। लॉन्ग आंसर, डिस्क्राइब हाउ फियर डेवलप्स इन द नरेटर इन दिस एक्सट्रैक्ट। कैसे फियर डेवलप हुआ नरेटर का इस एक्सट्रैक्ट में, जितना भी हमने पढ़ा है तो ये भी आप यहाँ पे रीड करेंगे और बताएंगे। ओके, लॉन्ग आंसर है। वैल्यू बेस्ड भी बहुत अच्छे से आपको लिखकर आने होते हैं। व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द नरेटर्स एक्सपीरियंस? यहाँ पे क्या लेसन सीखा आपने नरेटर के एक्सपीरियंस से? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द एक्सट्रैक्ट टीचेस दैट fear often arises from past experiences and can control our actions. However, facing fear with courage and persistence is important. लेकिन क्या बात हो रही? करेज को फियर करना, करेज के साथ और परसिस्टेंट के साथ ज़रूरी है। इट ऑल्सो हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसिटिविटी एज केयरलेस एक्शंस लाइक बॉयज कैन हार्म अदर्स डीपली। यहाँ पे हमें ये भी पता लग रहा है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो केयरलेस एक्शंस, जैसे कि बॉय के दिखाए थे, बिग बॉय के वहाँ पे केयरलेस एक्शंस दिखाए थे ना, क्योंकि वो उठा के फेंक दिया था पानी में, पूल के अंदर। तो किस तरह से दूसरों के जो इमोशंस हैं वो उसको हार्म पहुंच सकती है, डीपली हार्मफुल कैसे हो सकते हैं। दिस इज यू हैव टू टेल। आप इसको और जो है सेंटेंसेस लेके, एग्जांपल्स लेके, स्टोरी से इसको और लेंदी करेंगे, ठीक है, और बढ़ाएंगे पैराग्राफ्स इस क्वेश्चन के आंसर में। कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन देखिए। डिस्क्राइब द नरेटर्स इमोशनल स्टेट इन द एक्सट्रैक्ट। नरेटर की इमोशनल स्टेट आपको बतानी है। यू हैव टू रीड दिस, ठीक है। कब कब कैसे फील कर रहे थे? पहले वो फियर थे, फिर फियरफुल के बाद हेजिटेंट, पैनिक, उसके बाद उन्हें कॉन्फिडेंस कैसे आया, ये सब आपको यहाँ पे बताना है। आगे देखें सेंट्रल थीम क्या है। द सेंट्रल थीम इज फियर एंड इट्स साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है थीम? फियर, डर, और उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है एक चाइल्ड पे, एक यंग बॉय पे, है ना। यह हमें पता लग रहा है इस एक्सट्रैक्ट से। सेंट्रल थीम ये है, शोइंग हाउ पास्ट ट्रॉमा एंड सडन डेंजर क्रिएट डीप इमोशनल डिजास्टर्स डिस्ट्रेस। क्या बता रहे हैं कि जैसे पास्ट ट्रॉमा, जैसे बताया विलियम डगलस ने कि मैं 3-4 साल की उम्र में भी डूबा था, उसके बाद अभी जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ उसने क्या क्रिएट कर दिया कि इमोशनल डिस्ट्रेस उनके अंदर क्रिएट कर दिया। एजर्शन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजर्शन क्या है? द नरेटर पैनिक्ड इन द पूल, है ना। ये हमें पता लगा कि नरेटर जो है वो पैनिक हो गए थे पूल के अंदर जब उन्हें गिराया गया था। रीजन, ही कुड नॉट ब्रेथ प्रॉपरली अंडर वाटर। तो रीजन जो है बिल्कुल सही है असर्शन से। आंसर क्या है? ए। बोथ ट्रू, दोनों सही हैं, असर्शन भी रीजन भी। बोथ ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, और रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो आंसर क्या है इसका? ए। कैरेक्टर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है डगलस, विलियम डगलस नैरेटर। फर्स्ट ट्रेट क्या है इनका? फेयरफुल। ओके, कहाँ पे थे ये आप रीड करेंगे, देखें यहाँ पे, है ना। ट्रेट 2 डिटरमिन्ड, मतलब डिसिप्लिन थे। ट्रेट 3 प्रेजेंस ऑफ माइंड, रियलाइजेशन कब हुआ। ट्रेट 4 ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ उनका, ये आपको बताना है। ओवरऑल अ fearful yet determined boy who undergoes emotional conflict and moves to the ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको ट्रेड्स के साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है ना, कहाँ पे कैसे, ये आपको लिख कर आनी है। आपको सिर्फ ट्रेड 3 प्रेजेंस ऑफ माइंड, ट्रेड 4 ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं लिखना है, आपको प्रॉपर पैराग्राफ बनाना है। और आपको लिख कर क्या आना है? देखिए, आपको लिख कर ये आना है, जो यहाँ पे जो पैराग्राफ लाइन्स दी है ना, ये वाली लाइन जो मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूँ, ये वाली लाइन्स आपको लिख कर आनी है। वाइल सिंकिंग, इससे पता लगा कि रियलाइजेशन क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। यू हैव टू रीड दिस एंड यू हैव टू मेक अ कंप्लीट पैराग्राफ। नेक्स्ट कैरेक्टर है फादर का। ट्रेट 1 क्या है? केयरफ्री एटीट्यूड। उनके फादर का एटीट्यूड कैसा था? केयरफ्री। वो हमें कैसे पता लग रहा है? तो जब डगलस जो है पानी में गिरा था, जब वो बीच में गए थे कैलिफोर्निया, तो गिरने के बाद उनके फादर का क्या रिएक्शन था? वो हंस पड़े थे, है ना। तो his laughter shows a casual and relaxed nature. ओके, सो यहाँ पे केयरफ्री एटीट्यूड पता लग रहा है हमें फादर का। ट्रेट 2 लैक ऑफ सेंसिटिविटी, मतलब इमोशनल कन्फ्लिक्ट ट्रिगर। अब यहाँ पे क्या है? डगलस इज टेरिफाइड, डगलस डर गया था जब वो पानी में गिरा था, लेकिन उनके फादर जो है वो हंस रहे थे। शोइंग अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड इमोशनल स्टेट।
है ना, ये आप बताएंगे। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट कॉज ऑफ ट्रॉमा, किस तरह से, ये भी आप बताएंगे। ठीक है, तो फादर को आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है अब तक आई हैं वो मदर थी विलियम डगलस की। फर्स्ट ट्रेट क्या है, प्रोटेक्टिव, डिसिप्लिन थी बहुत ज़्यादा। ठीक, कहाँ थी ये आपको यहाँ पे बताना है लिखकर। ट्रेट टू, फियर री इमोशनल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, और फियर री का कहाँ पे था, बाय रिपीटेडली रिमाइंडिंग हिम ऑफ ड्राउनिंग इंसिडेंट, जो बार बार वो बताती रहती थी ना ड्राउनिंग इंसिडेंट यकीमा रिवर के, उसकी वजह से शी स्ट्रेंथन्स हिज फियर ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग इट। ठीक है, उसके बाद फियर री का मतलब दो जगह है। देखिए, पहली बात तो यही आ गई कि वो जो विलियम डगलस को बताती रहती थी यकीमा रिवर के बारे में ड्राउनिंग इंसिडेंट्स। क्यों बताती थी, इसलिए बताती थी स्ट्रेंथेंस, क्योंकि वो स्ट्रेंथन करना चाहती थी डगलस का फियर वाटर से, कि वो कम हो जाए, उसका डर खत्म हो जाए, इसलिए बार बार वहाँ के इंसिडेंट्स बताती थी यकीमा रिवर के। ठीक है, ये आपको बताना है। ट्रेड थ्री, रिस्पॉन्सिबल थी, कैसे थी रीड आउट करेंगे। ओवरऑल अ केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव मदर हुज वार्निंग्स अनइंटेंशनली डीपन डगलस फियर। केयरिंग मदर थी और प्रोटेक्टिव मदर थी, जिनकी वार्निंग्स जो वो देती थी अनइंटेंशनली, किस लिए, डीपन अप करने के लिए डगलस के फियर को। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर बिग बॉय, जिसे क्या बोला है, ब्रूजर। ठीक है, याद रखेंगे आप, ब्रूजर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ब्रूजर। ट्रेट वन, फिजिकली डोमिनेंट। मैंने आपको बताया था फिजिकली डोमिनेंट उसे क्यों बोला है, क्योंकि उसकी मस्कुलैरिटी को देखकर, है ना, उसकी बॉडी की फिजिक्स को देख के विलियम डगलस ने उसे क्या बोला है, फिजिकली डोमिनेंट। ओके, ट्रेट टू, केयरलेस था, लैक ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि उसने डगलस को उठा के पानी में फेंक दिया था। ठीक है, तो क्या है, शोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल था वो लड़का, और लैक ऑफ डिसिप्लिन शो हो रहा है यहाँ पे। ट्रेड थ्री, बुलिंग नेचर, नेचर कैसा है उसका, बुलिंग, है ना। तो उसने किस तरह टीज किया था विलियम डगलस को, नरेटर को टीजिंग करा था बोल के हाई स्किनी, एंड एक्शन रिफ्लेक्ट्स अ बुलिंग एटीट्यूड दैट कॉजेज इमोशनल फिजिकल डिस्ट्रेस। ओके, ट्रेड फोर, ट्रिगर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, his act becomes the main cause of Douglas near drowning experience। तो यहाँ पे क्या है, एक जो उसने एक्शन किया डगलस के साथ, कि वो जो साइड में पूल में बैठा हुआ था उसको एकदम से फेंक दिया पानी में, इस एक्सीडेंट की वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है डगलस के अंदर क्या हुआ, पैदा हुआ। ठीक है, द मेन कॉज, एक कॉज बना डगलस का नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस के, विच लेटर लीड्स टू फियर इवेंचुअल करेज। लेकिन बाद में जाके, अभी हम स्टोरी पढ़ेंगे, यही एक्शन जो है किस चीज़ पे लीड करता है विलियम डगलस को, कि वो अपने फियर को ख़त्म कर देता है और एक करेजियस मैन बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट एक्शन था, क्योंकि इस एक्शन की वजह से, इस एक्ट की वजह से जो है उसने कैसा एक्सपीरियंस महसूस किया था, नियर ड्राउनिंग मतलब कि डूबते डूबते एक तरह से वो बचा था। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्रूजर जो है, बिग बॉय ब्रूजर का जो है कैरेक्टर एनालिसिस लिख सकते हैं। ये भी आप पढ़ेंगे ओवरऑल लाइन। और यहाँ पे आप जो है देखिए, फिजिकली डोमिनेंट, केयरलेस, बुलिंग नेचर, इस तरह से नहीं लिख कर आएंगे, इनको एक्सप्लेन भी करेंगे ट्रेड्स के साथ। ओके, एक बार और लास्ट रिवीजन लाइन देख लेते हैं पूरा एक्सट्रैक्ट की। डगलस फियर इज शेयर्ड बाय हिज फादर इनसेंसिटिविटी। देखो, शेप जो हुआ डगलस का फियर, वो कब हुआ, जो फादर की इंसेंसिटिविटी की वजह से। मदर्स वार्निंग, बार बार जो है मदर जो उनकी वार्निंग देती थी ड्राउनिंग की। एंड द बिग बॉयज बुलिंग, और जो पूल में बिग बॉय ने उनको बुली किया था, लीडिंग टू इमोशनल कन्फ्लिक्ट एंड इवेंचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। इन सब चीज़ों ने क्या करा, इमोशनल कन्फ्लिक्ट उनके अंदर लेकर आया वो। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें, और एक इवेंचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इवेंट्स के दौरान वक्त के साथ साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा डगलस के अंदर, जो कि अब हम भी देखेंगे। ठीक है, किस तरह से वो अपना फियर को ख़त्म करेगा और एक करेजियस होके स्विमिंग भी लर्न करना सीखेंगे, और आगे जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके वो एक स्विमर भी बनेंगे। ठीक है, तो दिस इज द टू लाइन्स, और यू कैन से रिविजन lines on the particular extract which I have just done for today. This is the part one of the story. Okay, so अच्छे से रीड करें, टेक्स्ट बुक्स में देखें, वोकैबलरी लर्न करें, कीवर्ड्स को देखें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर्स कैसे आएंगे वो आपको पता होना चाहिए, और किस बारे में स्टोरी है, थीम क्या है, प्लॉट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कैरेक्टर की नेम्स, ठीक है, वो सब आपको पता होने चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल बी मीटिंग विद द नेक्स्ट वीडियो। अच्छे से पढ़ें, इंग्लिश को टाइम दें,
राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें. आई एम रिपीटेडली सेइंग द सेम थिंग. वाई? बिकॉज इन दी बोर्ड एग्जाम्स यू हैव टू राइट द आंसर्स प्रॉपरली. स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. साथ ही साथ आप जो है सिर्फ समरी लिख के नहीं आएंगे. अगर आप समरी लिख कर आएंगे तो डो नॉट एक्सपेक्ट गुड मार्क्स देन. अगर आप गाइड लें या कहीं से भी इंटरनेट से आपने समरी लिया और आप समरी लिखा है, then don't expect a good marking on your answer sheet. वाई? क्योंकि समरी में जो है ना सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से दे देते हैं और आपको नहीं पता होता कि किस तरह से उसको भी एक्सप्लेन करना है या हमें थोड़ा सा राइटर या पोएट के बारे में भी बताना है. अब देखिए, मैंने आपको पहले बैकग्राउंड बताया. बैकग्राउंड बताने का मतलब ये होता है ताकि आप उसको स्टोरी से रिलेट कर सकें. अदरवाइज यू कैन नॉट. ठीक है, और आप कब रिलेट नहीं कर पाएंगे, बैकग्राउंड नहीं पता होगा आपको स्टोरी का, या आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सी जगह की बात हो रही है. जैसे यकीमा रिवर और मैंने आपको थोड़ा सा पिक्चर दिखाई, है ना, या कामा पीपल के बारे में बताया, तो वो सब जानना ज़रूरी है. सो समरीज में या कहीं और आपको इन डिटेल नहीं मिलेगा. और लिटरेचर इज इन ऑल अबाउट इन डीप एनालिसिस. आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना होता है हर चीज़ का, तभी आप एक अच्छे जो है लिटरेचर में आगे जा सकते हैं, समझ पाएंगे और आंसर्स भी अच्छे लिख कर आएंगे. सो आई वॉन्ट यू टू स्कोर गुड इन योर इंग्लिश पेपर. दैट इज़ वाई आई एम गिविंग यू दीज डीप एनालिसिस. मैं चाहूँ तो एक स्टोरी एक दफ़ा में करा दूँ, ये भी हो सकता है, बहुत ईजी है, लेकिन आई वुडेंट बी डूइंग दैट. ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ आप जो है पार्ट्स में पढ़ें, लेकिन अच्छे से पढ़ें, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझें, देखें और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें. So thank you for watching, supporting and participating. I will be meeting with the next video with the next topic. Like, share and subscribe. Press the bell button as well. Okay, have a nice day ahead. Enjoy your day.